हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स। गाइस, हमारे लास्ट लेक्चर के अंदर हमने किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए जो nth ऑर्बिट के अंदर रिवॉल्व कर रहा है उसके लिए एनर्जी स्टेट का फॉर्मूला निकाला था कि अगर nth ऑर्बिट के अंदर हमारा इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है तो उसकी एनर्जी स्टेट क्या होगी, उसकी एनर्जी कितनी होगी। अगर फर्स्ट ऑर्बिट के अंदर रिवॉल्व कर रहा है तो n की वैल्यू 1 रखेंगे, सेकंड ऑर्बिट के अंदर रिवॉल्व कर रहा है तो n की वैल्यू 2 रखेंगे एंड सो ऑन। इसका मतलब ये है सारे ऑर्बिट्स के लिए हम एनर्जी स्टेट कैलकुलेट कर सकते हैं। और जैसा हमने देखा था, अगर हमारा इलेक्ट्रॉन इनर ऑर्बिट से आउटर ऑर्बिट में जंप करता है देन इट रिक्वायर्स सम एनर्जी, हमें एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी एंड एनर्जी की वैल्यू होगी कितनी, वो कहां से पता लगेगा। जो दो एनर्जी स्टेट्स का, दो ऑर्बिट्स के बीच में एनर्जी का जो डिफरेंस है उतनी एनर्जी हमको प्रोवाइड करनी पड़ेगी। सपोज दैट फर्स्ट ऑर्बिट से हमारा इलेक्ट्रॉन जंप करता है सिक्स्थ ऑर्बिट के अंदर। सबसे पहले हम n इज इक्वल टू 1 के लिए एनर्जी कैलकुलेट करेंगे, फिर n इज इक्वल टू 6 के लिए एनर्जी कैलकुलेट करेंगे, दोनों का डिफरेंस निकालेंगे और वही एनर्जी रिक्वायर्ड होगी इलेक्ट्रॉन को जंप करने के लिए फर्स्ट से सिक्स्थ ऑर्बिट में। ये हम देखेंगे आगे, नो प्रॉब्लम। देखिए, अगर यहीं पे ऐसे रखते हैं, कुछ भी ना कांस्टेंट की वैल्यू पुट कर रहे हैं, कुछ चेंज नहीं कर रहे। सपोज अगर kth ऑर्बिट लेते हैं, दिस इज द kth ऑर्बिट, कोई भी nth ऑर्बिट के लिए एनर्जी स्टेट का फॉर्मूला ये है, तो kth के लिए क्या होगा, सिमिलरली m z स्क्वायर e टू द पावर 4 अपॉन k स्क्वायर n स्क्वायर h स्क्वायर, सॉरी एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर। What will be the formula for energy in kth orbit? This will be m z square e to the power 4 k square epsilon naught square and h square. Simple, n की जगह k पुट कर दिया। नाउ दोनों का डिफरेंस निकालना है एनर्जी स्टेट का। सपोज दैट हमारा इलेक्ट्रॉन आउटर ऑर्बिट से और इनर ऑर्बिट में जंप किया, then what happens, it radiates some energy, it emits some energy in form of radiation, in form of photons। ये फोटोन की फॉर्म में एनर्जी रेडिएट करेगा, हमको लाइट दिखाई देगी। अब एनर्जी कितनी रेडिएट करेगा, जितना तो हम दोनों का डिफरेंस है, दोनों एनर्जी स्टेट्स का। देखिए, सपोज दैट k is the outer orbit and n is some inner orbit, energy difference will be ek माइनस en। वैल्यूज पुट करने के बाद माइनस m z स्क्वायर e टू द पावर 4 k स्क्वायर h स्क्वायर माइनस दिस एंड दिस प्लस हो जाएंगे। एक माइनस यहां पे बेटा, एक इसके अंदर। नाउ m e to the power 4 you will get some terms as common like m z square e to the power 4 epsilon naught square h square, and you are left with here positive term 1 by n square and here minus 1 by k square। This is the energy difference। and जैसा हमने फॉर्मूला पढ़ा था प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के अंदर, अगर फोटोन रिलीज करती है, इलेक्ट्रॉन फोटोन रिलीज करता है, तो एनर्जी का फॉर्मूला आएगा बेटा E is equal to h nu। E is what? Change in energy। देखिए, डेल E लिख लेते हैं। If we put h nu, nu is the frequency of emitted photon emitted radiation। इलेक्ट्रॉन जब हायर ऑर्बिट से
हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल पे जंप किया है, देन जो एनर्जी रेडिएट करेगा, जो फोटोन निकालेगा, एमिट करेगा, उसकी फ्रीक्वेंसी है बेटा न्यू, इज इक्वल टू m z स्क्वायर e टू द पावर 4 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एंड h स्क्वायर n स्क्वायर माइनस 1 बाई k स्क्वायर. Simple. Nu is again c by lambda because you know that light के लिए जो प्रॉपर्टीज होती हैं, एक फ्रीक्वेंसी और लैम्डा को अगर मल्टीप्लाई करोगे देन स्पीड ऑफ द लाइट यहां से प्राप्त होती है. स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम इन विच द वेवलेंथ इज लैम्डा एंड फ्रीक्वेंसी इज न्यू. तो एच सी बाई लैम्डा विल बी द सेम टर्म. तो यहां पे हम वेव नंबर डिफाइन करते हैं बेटा. व्हाट इज द वेव नंबर? 1 by lambda is known as the wave number. Simple. Reciprocal of the lambda, reciprocal of the wavelength. Wavelength of what guys? This is the wavelength of radiation. जहां इलेक्ट्रॉन रेडिएट कर रहा है, एमिट कर रहा है इस रेडिएशन को, उसके लिए वेवलेंथ है लैम्डा. दिस विल बी m z स्क्वायर e टू द पावर 4 बच्चों, एंड h एंड c को डिवाइड कर ले जाएंगे बिकॉज यहां पे मल्टीप्लाइड में. दिस विल बिकम एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h क्यूब c एंड 1 बाई n स्क्वायर माइनस 1 बाई k स्क्वायर. दिस इज द वेव नंबर फॉर एमिटेड रेडिएशन. यही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है. दिस फॉर्मूला इज नोन एज रिडबर्ग फॉर्मूला. और यहां पे रिडबर्ग कांस्टेंट आएगा. क्या आएगा बेटा? जब सारी वैल्यूज पुट करेंगे, सारे कांस्टेंट्स की, m की वैल्यू पुट करी, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन 9.1 10 टू द पावर -31, ये तुम्हें पता है kg. e चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन, h प्लैंक्स कांस्टेंट, एंड एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, एंड c इज द स्पीड ऑफ लाइट इन द वैक्यूम. वैक्यूम की बात कर रहे हैं बेटा. तो सारी वैल्यूज पुट करने के बाद एक्सेप्ट z स्क्वायर. Z is the atomic number. हर एटम के लिए Z अलग अलग होगा, तो इसकी वैल्यू हम पुट नहीं करेंगे. दिस इज नॉट द कांस्टेंट फॉर एवरी एटम. R Z स्क्वायर 1 by n स्क्वायर माइनस 1 by k स्क्वायर. दिस इज द रिडबर्ग कांस्टेंट. सारी वैल्यूज पुट करने के बाद जो वैल्यू आएगी उसे हमने कांस्टेंट कह दिया. कांस्टेंट x का हो, y का हो, z का हो, डजंट मैटर. R की वैल्यू होती है बेटा 1.0973 इंटू 10 टू द पावर 7 पर मीटर. पर मीटर ऑटोमेटिक. Z इज द एटॉमिक नंबर, जो एक नंबर होगा सिंपल. N इज फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ ऑर्बिट का नंबर. K अगेन ऑर्बिट. तो ये सारे नंबर हैं. सिर्फ यहां पे जो लैम्डा है ये वेवलेंथ होती है जो कि मीटर में होती है बेटा. तो 1 अपॉन मीटर दैट इज पर मीटर. R क्या यूनिट आएगा पर मीटर. ओके गाइस, सारी वैल्यूज पुट करने के बाद जो वैल्यू हमको मिली है उसका नाम है, कह दिया हमने, रिडबर्ग कांस्टेंट. साइंटिस्ट के नाम पे रखा हुआ है. ये फॉर्मूला रिडबर्ग फॉर्मूला कहलाता है. यहां से हमने फॉर्मूला कैलकुलेट किया है वेवलेंथ निकालने के लिए. वेवलेंथ ऑफ व्हाट? एमिटेड रेडिएशन. जब हमारा इलेक्ट्रॉन एक हायर एनर्जी लेवल से आउटर ऑर्बिट से इनर ऑर्बिट में जंप किया है, तो जो एनर्जी जब रेडिएट करेगा उसकी फ्रीक्वेंसी भी होगी और वेवलेंथ भी होगी. वेवलेंथ कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला ये रहेगा, दिस इज द रिडबर्ग कांस्टेंट. अगर kth ऑर्बिट से nth ऑर्बिट में जंप करता है, फिफ्थ ऑर्बिट से फर्स्ट में, फोर्थ से फर्स्ट में, 10th से 9th में, 8th में, तो वेवलेंथ क्या आएगी? दिस फॉर्मूला विल बी यूज्ड टू कैलकुलेट द वेवलेंथ. गॉट इट गाइस? चलिए आगे. तो रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू याद रख लेना. यहां देखिए,
1/λ जो हमारा होगा वो होगा r(z²) 1/l² माइनस 1/k²। इसी फॉर्मूले से हम सारी की सारी स्पेक्ट्रल लाइंस जो हाइड्रोजन के अंदर ऑब्जर्व होती हैं, जब हाइड्रोजन एटम को स्टडी कराया जाता है, पूरी की पूरी हम इसी फॉर्मूले से पढ़ेंगे। सपोज दैट इलेक्ट्रॉन kth ऑर्बिट से nth ऑर्बिट में जंप करता है, तो एक सीरीज ऑफ लाइंस हमें मिलती है, सीरीज ऑफ वेवलेंथ मिलती है। जैसे देखिए ये फर्स्ट ऑर्बिट है बेटा, n = 1, n = 2, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड दिस इज kth ऑर्बिट। तो अगर सेकेंड ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में जंप करता है इलेक्ट्रॉन तो भी लाइट निकलेगी, लाइट एमिट करेगा। जो लाइट एमिट करेगा उसकी कुछ ना कुछ वेवलेंथ होगी। सिमिलरली थर्ड से फर्स्ट में जंप करेगा तब जो वेवलेंथ एमिट होगी, लाइट एमिट होगी, उसकी वेवलेंथ होगी। इसी तरह से फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड kth किसी भी आउटर ऑर्बिट से जब फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन जंप करता है तो जो लाइट एमिट होती है उसकी वेवलेंथ होती है बेटा। तो ये जो सारी की सारी सीरीज है वेवलेंथ की, जब इलेक्ट्रॉन आउटर से और फर्स्ट ऑर्बिट में जंप कर रहा है, इस सीरीज को कहा जाता है बेटा लाइमन सीरीज। इलेक्ट्रॉन किसी भी आउटर ऑर्बिट से जब फर्स्ट ऑर्बिट के अंदर जंप करता है, जो वेवलेंथ की सीरीज हमको प्राप्त होती है उसे हम लाइमन सीरीज कहते हैं। याद रखने की बात यह है, लाइमन सीरीज अल्ट्रावायलेट रीजन में लाई करती है। देखिए क्या फॉर्मूला होगा वेव नंबर के लिए, r(z²) 1/1² माइनस 1/k²। इट मीन्स n की वैल्यू 1 किसी भी kth ऑर्बिट से, और जब फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन ने जंप किया उस टाइम पे वेवलेंथ के लिए फॉर्मूला ये होगा। अगर सेकंड ऑर्बिट से जंप करता है k की वैल्यू सेकंड रहेगी, थर्ड ऑर्बिट से जंप करता है k की वैल्यू थर्ड रहेगी, इसी तरह से k और वी कैन से इंफिनिटी, कुछ भी वैल्यू हो सकती है आउटर ऑर्बिट की। अब देखिए आगे, ये सारी जो वेवलेंथ आएंगे अल्ट्रावायलेट रीजन के अंदर आएंगी। सेकंड आता है हमारा बाल्मर सीरीज। बाल्मर एक मैथमेटिशियन थे, कंटेम्परेरी ऑफ बोर, या उनके हेल्प करी थी उन्होंने फॉर्मूला निकालने, फाइंड करने के लिए। जो सीरीज आई थी उनके लिए फॉर्मूला बनाना था, तो बाल्मर ने हेल्प करी थी फॉर्मूला इजाद करने के लिए। बाल्मर सीरीज में क्या होता है, अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन किसी भी आउटर ऑर्बिट से, और अगर सेकंड ऑर्बिट में यानी n की वैल्यू 2 सेकंड ऑर्बिट के अंदर जंप करता है तो हमको बाल्मर सीरीज मिलती है। हम जेड 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 लिखते जा रहे हैं, हाइड्रोजन एटम की बात कर रहे हैं, उस केस में z = 1 होता है बेटा, तो यहां पे डायरेक्टली हम z की वैल्यू 1 पुट कर सकते हैं। k की वैल्यू क्या होगी, या तो इलेक्ट्रॉन हमारा थर्ड ऑर्बिट से जंप करेगा, या फोर्थ से, या फिफ्थ से सेकंड ऑर्बिट के अंदर, या इनफाइनाइट, कोई भी ऑर्बिट हो सकता है, kth ऑर्बिट कह सकते हैं, इनफाइनाइट नहीं लिखते हैं। ठीक है, देख लीजिए ये लाइमर सीरीज की है सारी लाइंस, ये बाल्मर सीरीज के अंदर है, ये n = 1 के अंदर जंप कर रहा है इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे n = 2 के अंदर जंप कर रहा है। ये सारी की सारी सीरीज बाल्मर, ये लाइमर है बेटा, ये बाल्मर। सिमिलरली थर्ड बात करते हैं बच्चों पाश्चन सीरीज। एक चीज और रहेगी बेटा, ये विजिबल रीजन के अंदर लाई करता है। लाइमन सीरीज अल्ट्रावायलेट रीजन के अंदर लाई करता है जो वेवलेंथ होती है, बाल्मर सीरीज विजिबल रीजन के अंदर लाई करता है। अरे वेवलेंथ का एक बैंड होता है, एक लिमिट होती है, रेंज होती है। विजिबल रीजन की रेंज कुछ अलग है, कहां से कितने एनएम से कितने एनएम तक लाई करती है तुम्हें पता है, हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में पढ़ रखा है। इस तरह अल्ट्रावायलेट रीजन की है, तो ये जो सारी की सारी अल्ट्रावायलेट जो रीजन है उसके लिए भी लिमिट होती है, रेंज होती है। ये सारी की सारी जो लाइमर सीरीज अल्ट्रावायलेट रीजन में लाई करती है, बाल्मर सीरीज विजिबल रीजन में लाई करती है। सिमिलरली पाश्चन की बात करते हैं, अगर हमारा इलेक्ट्रॉन किसी भी आउटर ऑर्बिट से और n = 3 में जंप करता है
देन 1 by lambda will be equal to r 1 by 9 minus 1 by k स्क्वायर। किसी भी आउटर ऑर्बिट से, दैट इज हो सकता है फोर्थ से, फिफ्थ से, सिक्स्थ से, किसी भी आउटर से थर्ड ऑर्बिट में जंप करेगा, देन वेवलेंथ निकालने के लिए फॉर्मूला ये रहेगा। और जो पार्शियल सीरीज रहेगी, जो वेवलेंथ की सीरीज आएगी बेटा, बहुत सारी वेवलेंथ आएगी अलग अलग ऑर्बिट्स के लिए, उस सारी की सारी सीरीज हमारी इंफ्रारेड रीजन में लाई करेगी बच्चों, याद रखना है। लाइमन, बाल्मर, पार्शियल, अल्ट्रावायलेट रीजन, विजिबल रीजन, ये इंफ्रारेड रीजन। आई थिंक यू गॉट इट गाइस। इसी तरह से दो सीरीज और रहती है हमारी, एक ब्रैकेट सीरीज है और एक फंड सीरीज। इसके अंदर बेटा पी साइलेंट रहता है। ब्रैकेट सीरीज के अंदर n की वैल्यू हम 4 लेंगे, यानी कि इलेक्ट्रॉन जब आउटर ऑर्बिट से, किसी भी आउटर ऑर्बिट से फोर्थ ऑर्बिट में जंप करेगा। आउटर ऑर्बिट कौन कौन से हो सकते हैं? फिफ्थ हो सकता है, सिक्स्थ हो सकता है, सेवंथ एंड सो ऑन। इसी तरह से अगर इलेक्ट्रॉन किसी भी आउटर ऑर्बिट से और फिफ्थ ऑर्बिट के अंदर जंप करता है, जो वेवलेंथ्स का हमको बैंड मिलेगा, स्पेक्ट्रम मिलेगा, वो आएगा फंड सीरीज के अंदर। के की वैल्यू यहाँ पे 6 भी हो सकती है, 7, 8, यानी किसी भी आउटर ऑर्बिट से फिफ्थ ऑर्बिट में जंप करना चाहिए। ये दोनों भी इंफ्रारेड रीजन के अंदर लाई करते हैं। लास्ट वाली जो 3 सीरीज हैं, एक हमारी ब्रैकेट, फंड और इससे पहले पढ़ा था पार्शियल, तीनों के तीनों इंफ्रारेड रीजन के अंदर लाई करते हैं बेटा, क्या रखना है। एक बड़ा ही अच्छा सा एक टॉपिक रहता है जिसका नाम है एनर्जी लेवल डायग्राम फॉर हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के लिए एनर्जी लेवल डायग्राम बनाना, और जो हमने सिमिलर ऐसा ही इसके लगभग देखिए, अगर यहाँ पे सारे कांस्टेंट की वैल्यू हम कंसीडर कर लेते हैं, जैसे मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन, प्लैंक्स कांस्टेंट, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, देन वी आर लेफ्ट विद द वैल्यू ऑफ E, that is -13.6 upon n square electron volt. This is the energy in electron volt. अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट करना है, सिंपली मल्टीप्लाई 8 by 1.6 into 10 to the power -19 of कूलम। देखिए, अगर फर्स्ट ऑर्बिट के लिए निकालना है तो n की वैल्यू 1 रखेंगे, दिस विल बी 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सिंपली n की वैल्यू 1 पुट करिए। सेकेंड ऑर्बिट के लिए n की वैल्यू 2 पुट करेंगे एंड दिस विल बी -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। थर्ड ऑर्बिट के लिए -1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड सो ऑन। तो सारे के सारे एनर्जी लेवल्स को हम जब हॉरिजॉन्टल लाइंस की टर्म्स में दिखाते हैं तो वो एनर्जी बैंड डायग्राम होता है हाइड्रोजन एटम के लिए। जेड की वैल्यू बेटा हमने 1 पुट करी है, बिकॉज हाइड्रोजन एटम के लिए एटॉमिक नंबर 1 होता है। तो जब डायग्राम बनाते हैं इस तरह से, n is equal to 1, n is equal to 2, n is equal to 3, n is equal to 4, 5, 6, 7, 8 and so on. And you are seeing that, आपको ये दिखाई दे रहा है बेटा, जितना ऊपर मूव कर रहे हैं उतना ही एनर्जी जो लेवल्स हैं वो क्लोज आते जाते हैं, यानी कि उनके बीच का गैप जो होता है, एनर्जी गैप, वो कम हो जाता चला जाता है। ये हमें दिखाई दे रहा है, सबसे पहले बहुत ज्यादा एनर्जी गैप है। अगर फर्स्ट बैंड का देखिए 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी है इलेक्ट्रॉन की इस लेवल के अंदर, फर्स्ट ऑर्बिट के अंदर, यहाँ पे -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, यहाँ पे 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, यहाँ पे 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, इस तरह से। तो देखो, अगर इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट से, यहां n की वैल्यू 1 है बच्चों, इधर 2, 3,
4 5 6 7 8 and so on. This is infinite. So if electron jumps from first orbit to second orbit, देन इससे एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी कितनी एनर्जी, जितना इनका एनर्जी डिफरेंस है 10.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सॉरी 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सिंपली माइनस करा है, कुछ नहीं किया। इसी तरह से जब इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में आएगा तो एनर्जी रिलीज करेगा, कितनी, सेकंड से फर्स्ट में आएगा, सिंपली इतनी एनर्जी रिलीज कर देगा। तो उसी तरह से लाइमन सीरीज के अंदर जो हमने अभी पढ़ा था, देखिए किसी भी आउटर ऑर्बिट से अगर हमारा इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में जंप कर जाता है तो जितनी सारी लाइट्स, रेडिएशंस, जो सीरीज ऑफ वेवलेंथ हमको मिलता है वो लाइमन सीरीज के अंदर लाई करता है बेटा। अगर किसी भी आउटर ऑर्बिट से और सेकंड ऑर्बिट के अंदर जंप करता है वो बाल्मर सीरीज के अंदर आता है, यानी कि यहां से जो लाइट निकलेगी ना बच्चों, ये वाली लाइट यहां से निकलेगी, ये लाइट की जो वेवलेंथ होगी वो लाइमन सीरीज के अंदर आएगी। उसी तरह से अगर किसी भी आउटर ऑर्बिट से n = 3 में जब इलेक्ट्रॉन जंप करेगा तो जो रेडिएशन का सीरीज ऑफ वेवलेंथ हमें मिलेगा बेटा वो लाई करेगा पार्शियल सीरीज के अंदर। n = 4 में जब लाई करेगा, जंप करेगा इलेक्ट्रॉन, ब्रैकेट सीरीज, और जब n = 5 में जंप करेगा इलेक्ट्रॉन आके तो वहां पर सीरीज ऑफ वेवलेंथ जो आएगी वो हमारी फंड सीरीज के अंदर लाई करती है। फंड में पी साइलेंट होता है बच्चों, ये होगा 0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 0.38 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 0.28, रटने की जरूरत नहीं है आपको, सिंपल फॉर्मूला है हमारे पास, डायरेक्ट निकाल सकते हैं n की वैल्यू पुट करके डायरेक्टली। अगर n = इनफाइनाइट है तो एनर्जी आएगी हमारी बेटा -13.6 अपॉन इनफाइनाइट, दैट इज इक्वल टू 0, यानी आउटर मोस्ट अगर हमारा सेल नंबर इनफाइनाइट है तो उसके लिए इलेक्ट्रॉन की एनर्जी 0 होगी, यानी कि इलेक्ट्रॉन बाउंडेड नहीं रहेगा ऑर्बिट के अंदर, ऑर्बिट को लीव कर सकता है खुद ब खुद। लेकिन यहां पे इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट को लीव नहीं कर सकता, ना सेकंड ऑर्बिट के अंदर जंप कर सकता है बेटा, ऑटोमेटिक नहीं कर सकता, अपने आप नहीं कर सकता बाय इटसेल्फ। अगर इलेक्ट्रॉन फर्स्ट से सेकंड ऑर्बिट की तरफ जाता है जैसा भी बताया था तो इसको एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी, आउटर से इसमें आता है फर्स्ट में तो एनर्जी रेडिएट करेगा ये। इलेक्ट्रॉन का ग्राउंड स्टेट, ग्राउंड स्टेट का मतलब है लोअर मोस्ट एनर्जी लेवल, यहां पे लोअर मोस्ट एनर्जी लेवल ये है बच्चों। लोअर मोस्ट एनर्जी लेवल से ग्राउंड स्टेट से किसी अदर स्टेट में जंप करना एक्साइटेशन कहलाता है, बिकॉज बेटा ये एक्साइटेड स्टेट है, ये ग्राउंड स्टेट है, 0 पॉइंट एनर्जी स्टेट है। इलेक्ट्रॉन की लोअर मोस्ट एनर्जी को 0 पॉइंट एनर्जी कहते हैं, इसको फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट कहते हैं, सेकंड एक्साइटेड स्टेट, थर्ड एक्साइटेड स्टेट, दिस इज ग्राउंड स्टेट। तो इलेक्ट्रॉन का ग्राउंड स्टेट से किसी भी एक्साइटेड स्टेट में जंप करना बाय गेनिंग सम एनर्जी इज नोन एज एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, एनर्जी कितनी गेन करेगा, जो एनर्जी डिफरेंस होगा ऑर्बिट्स के बीच में। बट जैसे फर्स्ट ऑर्बिट है इसके अंदर एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज -13.6, if I am supplying energy 13.6 to the electron, energy will become 0, that is electron is freed out now, ऑर्बिट से बाहर निकल गया इलेक्ट्रॉन। और जब किसी एटम के ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता है तो एटम आयनाइज हो जाता है बेटा, दैट मींस ये प्रोसेस होता है आयनाइजेशन। इलेक्ट्रॉन का ग्राउंड स्टेट से एक्साइट स्टेट में जाना एक्साइटेशन, ग्राउंड स्टेट से किसी भी स्टेट से जस्ट रिमूव हो जाना, बाहर निकल जाना, ये प्रोसेस है आयनाइजेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन।
तो यहाँ पे खत्म हो जाता है हमारा चैप्टर। ये सारी सीरीज हमें पता है। सिंपली हम n की वैल्यू पुट करके फॉर्मूले में हाइड्रोजन के लिए एनर्जी बैंड डायग्राम निकाल सकते हैं, बना सकते हैं। सो गाइस, कुछ भी अच्छा लगा है, मीन्स समझ आता है जो यहाँ पढ़ाया जाता है लेक्चर के अंदर, then please subscribe our channel and like the video. Thank you so much guys.